आखिरकार 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आ ही गया। वह जो चाहती थी वही हुआ था। उसे अपने पति से तलाक मिल गया था। लेकिन 11 साल बाद अब इस तलाक का क्या औचित्य था। जब उसने तलाक के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था, तब वह 25 वर्ष की यौवन के भार से लदी हुई सुंदर युवती थी। अब वह 36 साल की प्रौढ़ा हो चुकी थी। चेहरे पर उम्र की परतों को दिखाने वाली मोटी चर्बी चढ़ गई थी, जिस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी। बाल सफ़ेद होने की यह कोई उम्र तो नहीं थी, लेकिन गमों के सायों ने उस पर सफ़ेदी फेरनी शुरू कर दी थी। यौवन पता नहीं कब चला गया था। हर साल उसे बसंत का इंतज़ार रहता कि अब उसके जीवन में भी फूल खिलेंगे। न जाने कितने बसंत उसके जीवन में आए और गुजर गए, लेकिन उसके मन की बगिया में फूल नहीं खिले, हवा में खुशबू नहीं फैली। 36 बसंत देखने के बाद भी उसे लगता कि उसके जीवन में कोई बसंत नहीं आया था। दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जाती थी, पतझड़ ही पतझड़ दिखता था और आंखों में रेगिस्तान था। उसके जीवन के गुजरे साल सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए उसके दिल में भयावह सन्नाटे का एहसास करा रहे थे। इतने सालों बाद तलाक का क्या आदेश पाकर वह गुम सी हो गई थी। आज वह यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि पति से तलाक तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या होगा। वह बिल्कुल अकेली है। माँ कई साल पहले गुजर गई थी। पिता उसी की चिंता में घुलते रहे और इसी कारण वे भी जल्दी मौत को गले लगा चले गए। माँ बाप की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने उससे किनारा कर लिया। भाभी से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उसको लेकर भैया भाभी में अक्सर तनातनी चलती रहती। वह सब देखती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसका भार, उसके मुकदमे का भार कौन कब तक उठाता। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उससे केवल उसके मुकदमे का ही खर्चा निकल पाता था। अब वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी। बवंडर की तरह विचार उसके मस्तिष्क में उमड़ घूमड़ रहे थे। विचारों में खोई वह अदालत की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। चारों तरफ लोगों की भीड़ और चीख पुकार मची थी। आज का शोर उसके कानों में बम के धमाकों की तरह गूंज रहा था। लग रहा था शोर की अधिकता से उसके कान बहरे हो गए हैं। किसी तरह वह कोर्ट परिसर से बाहर आई और बेमकसद एक तरफ चल दी। जनवरी का महीना था और धूप में तीव्रता का एहसास होने लगा था। चलते चलते वह एक छोटे से पार्क के पास पहुंची तो उसके अंदर चली गई। कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर चुहलबाजी कर रहे थे। उसने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ वह धूप छाँव दोनों का आनंद ले सकती थी, लेकिन उसके जीवन में आनंद कहाँ था। बनाने का झंझट न करना पड़े, फिर भी उसने साफ साफ कह दिया कि वह खाना नहीं बनाएगी। वह फ़ोन पर ऑर्डर करके बाहर से अपने लिए खाना मंगवाने लगी थी। इस सब का एक ही मकसद था कि वह राजीव को अपने माँ बाप से अलग कर सके। यही नहीं, हर रविवार जिद करके वह राजीव को बाहर भी ले जाती और महंगे रेस्तरां में खाना खा कर आती। जब भी दोनों बाहर से खाना खा कर आते, वह देखती कि राजीव का मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता, लेकिन वह ध्यान नहीं देती। एक दिन राजीव ने कह ही दिया, स्मिता, अब से महंगे शौक छोड़ दो, कुछ जिम्मेदारी भी समझो। मेरी पगार इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए रोज़ाना बाहर से खाना मंगवा कर खिला सकूं। अपने हाथ से बनाना सीखो। मैं पूरे घर के लिए खाना नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माँ बाप से अलग रहो तो मैं घर में खाना बनाऊंगी, वरना बाहर से ही मंगवा कर खिलाओ। राजीव तिलमिला कर रह गया था, फिर भी वह शांत भाव से बोला, माँ बाप हमारे ऊपर बोझ नहीं हैं। यह हमारा पुश्तैनी घर है। उनसे अलग रहकर मेरा खर्च दोगुना हो जाएगा। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो क्या तुम मेरा और अपना खर्च नहीं उठा सकते? उठा सकता हूँ, मगर अलग रहकर नहीं। राजीव ने साफ साफ कहा, तुम मेरा खर्च नहीं उठा सकते तो शादी
क्यों की थी समझ में नहीं आता। लोग कमाते एक धेला भी नहीं, लेकिन सुंदर पत्नी की कामना करते हैं। इससे अच्छा तो कुंवारे रहते। स्मिता, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मेरे पापा को इतनी पेंशन मिलती है कि वे खर्च खुद उठा सकें। वे मेरी तनख्वाह का एक पैसा नहीं लेते, लेकिन जो शौक तुमने पाल रखे हैं उनमें मेरी तनख्वाह 15 दिन भी नहीं चलती। बाकी महीने का खर्च कहाँ से आएगा? खाने के अलावा घर के और भी खर्चे हैं। यह तुम जानो, यह तुम्हारा घर है। घर का खर्च चलाना भी तुम्हारा काम है, सही है, लेकिन अनाप शनाप खर्चों से घर नहीं चलता, बल्कि बर्बादी आती है। तो मैं अनाप शनाप खर्च करती हूँ, खाना ही तो खाती हूँ, और क्या। मैं सब समझती हूँ। पैसे बचा कर माँ बाप को देते हो, अब ऐसा नहीं चलेगा। आइंदा से तनख्वाह मेरे हाथ में रखा करो, तब मैं देखती हूँ घर खर्च कैसे नहीं चलता। राजीव मान गया। उसने अगले महीने की पूरी तनख्वाह स्मिता के हाथ में रख दी। यह लो, इसमें 5,000 रुपये निकाल देना। मैंने एक पॉलिसी ले रखी है। इसके अलावा मेरा स्कूल आने जाने का खर्च 3,000 रुपये है, बाकी तुम रख लो और घर चलाओ। राजीव को 8,000 रुपये देकर बाकी पैसे स्मिता ने रख लिए। पैसे हाथ में आते ही वह मनमानी पर उतर आई। बिना कुछ सोचे विचारे उसने खाने पीने की चीज़ों और अपने लिए कपड़े खरीद कर 1 हफ्ते में ही राजीव की पूरी तनख्वाह ख़त्म कर दी। तुम्हें तनख्वाह इतनी कम मिलती है? मुझे पता नहीं था। वह तो 1 हफ्ते भी नहीं चली। स्मिता ने जैसे राजीव पर एहसान करते हुए कहा। बाकी महीना कैसे चलेगा? राजीव ने तब भरी निगाहों से उसे देखा था। 40,000 रुपये कम नहीं होते। इतने में 10 आदमी बड़े आराम से 1 महीना दाल रोटी खा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी से 40,000 रुपये 1 हफ्ते में खर्च हो गए। अब घर में बैठकर दाल रोटी खाओ। राजीव की आवाज़ सख्त नहीं थी, लेकिन उसमें थोड़ी तल्खी थी। उसे लगा कि राजीव उसे डांटेगा, इसलिए वह पहले ही लगभग चीख कर बोली, पता नहीं कैसे भीख मांगों के घर में माँ बाप ने मुझे ब्याह दिया। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे लिए आए थे, लेकिन उन्हें यह टूट पूंजिया स्कूल मास्टर पसंद आया। स्मिता, तुम हालात को समझने की कोशिश करो। अमीर से अमीर आदमी भी होटल का खाना खाने से एक दिन कंगाल हो जाता है। तुम घर में खाना बना लिया करो। मैं इस घर के किचन में अपनी आंखें नहीं फोड़ूंगी। मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। मैं एक भिखारिन की तरह इस घर में नहीं रह सकती। और वह पैर पटकती हुई बेडरूम में चली गई। रात में राजीव उसे मना रहा था। स्मिता, मैं समझ सकता हूँ कि शादी के पहले तुम्हारी अलग ज़िंदगी थी, लेकिन शादी के बाद हर लड़की को ससुराल की हालात के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। मुझे उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते तो मुझे तलाक दे दो। अभी भी मुझे अच्छा घर वर मिल जाएगा। स्मिता ने ऐंठन कर कहा। राजीव तब सन्न रह गया था। इस मुद्दे पर उसने स्मिता से कोई बहस नहीं की। स्मिता रोज़ राजीव से पैसे की मांग करती, लेकिन वह मना कर देता। एक दिन खिंचकर स्मिता ने कहा, कंगाल आदमी, लो संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। उसने तैश में अपने कपड़े लत्ते समेटे और जाते जाते फिर बोली, जिस दिन मेरे खर्च लायक कमाने लगो मुझे विदा कराने आ जाना, लेकिन उसके पहले माँ बाप से अलग रहने का इंतज़ाम कर लेना। राजीव और उसकी माँ ने उसे कितना मनाने की कोशिश की, यह याद आते ही स्मिता की आंखों में आंसू आ गए। सोच सोचकर वह दुखी होने लगी, लेकिन अब दुखी होने से क्या फ़ायदा। आज जिस हालात में वह थी उसकी जिम्मेदार तो वह खुद थी। पार्क की बेंचों पर और पेड़ों के नीचे अब लड़के लड़कियां की तादाद बढ़ने लगी थी। स्मिता ने अपने चारों तरफ निगाह डाली। लड़के और लड़कियां खुले प्यार का आदान प्रदान कर रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली। उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था और वह उठकर पार्क के बाहर आ गई। शाम होने में अभी थोड़ी देर थी। उसने अपने घर की तरफ का रुख किया। रास्ते पर चलते हुए वह
फिर उन्हीं विचारों में खो गई, जिन विचारों के दरिया में से वह न जाने कितनी बार तैर कर बाहर आई थी। पति का घर छोड़कर अपने मायके आई तो माँ बाप को बहुत हैरानी हुई। भाई भी परेशान हो गया। सब ने मिल बैठकर उसके कारण पूछा तो उसने बस इतना कहा, अब मैं उस कंगाल घर में नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने अपने मन की कर ली, मुझे ब्याह कर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए, लेकिन अब मुझे अपने ढंग से जीवन जीने दो। मैं राजीव से तलाक चाहती हूँ। तलाक सबके मुंह से एक साथ निकला। कुछ देर सब मुँह भाई स्मिता का मुंह देखते रहे। फिर माँ ने पूछा, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ ससुराल में, जो 2 महीने बाद ही तुम तलाक लेने पर उतर आई? यह पूछो कि क्या नहीं हुआ। छोटे और गरीब लोगों के घर में मुझे ब्याहते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने यह तक नहीं सोचा कि उस घर में आपकी बेटी गुजारा कैसे करेगी? इतने प्यार से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर ज़रूरत पूरी की, ऊंची शिक्षा दी। इसके बाद भी क्या मेरी ज़िंदगी में वही टूचा घर बचा था? बेटा, यह क्या कह रही हो? वे तुम्हारा खर्च क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तुम्हारे ऐसे कौन से खर्च हैं जो उनके बूते में नहीं आते? अच्छा खासा खाता पीता परिवार है। उसके पिता ने पूछा, बेटी, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? हमें कुछ बताओ तो हमें पता भी चले। मैंने तुम्हें यह शिक्षा तो नहीं दी थी, बस अलग रहने के लिए कहा था। उसके जवाब देने के पहले ही माँ ने सवाल दाग दिया। मैंने कह दिया कि मुझे उस घर में अब लौट कर नहीं जाना, बस मैं तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करूँगी। इस बार खुद घर बार देख कर उसने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसने न किसी की सुनी और न किसी की चलने दी। तब उसके पिता नौकरी करते थे, भाई भी नौकरी करने लगा था, माँ गृहिणी थी। उसके खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। मायके लौटने के दूसरे महीने ही उसने वकील से सलाह लेकर कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। नोटिस मिलने पर राजीव उससे मिलने आया था। वह उससे घर लौटकर चलने के लिए बहुत मिन्नत कर रहा था, लेकिन स्मिता ने उससे साफ साफ कह दिया था, क्या आपने अलग घर ले लिया है? नहीं स्मिता, मैं अपने माँ बाप से अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बचकानी हरकत मत करो, इससे हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने समझने की कोई कोशिश नहीं की। ऐंठन कर बोली, तो फिर तलाक के लिए तैयार रहो। राजीव ने चलते चलते कहा था, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। इतना ध्यान रखना कि कोर्ट इतनी आसानी से किसी को तलाक नहीं देता जब तक उसका कोई ठोस आधार न हो। स्मिता तब यह बात नहीं समझी थी। खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली थी। कोर्ट ने वादी स्मिता को 6 महीने का समय दिया ताकि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सके। तब भी अगर उसे लगे कि वह अपने पति के साथ गुजारा नहीं कर सकती तो फिर से याचिका पर सुनवाई होगी। इस 6 महीने के दौरान राजीव ने फिर से उस मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बात तक करने को तैयार नहीं हुई। उसे पूरा यकीन था कि 6 महीने बाद उसे तलाक मिल जाएगा और तब वह अपनी मर्जी से किसी धनवान लड़के के साथ शादी कर लेगी। उसने अखबारों, पत्रिकाओं और इंटरनेट पर अपने लिए योग्य वर्ग की खोज भी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी आशाओं पर पहली बार पानी तब फिरा जब 6 महीने बाद सुनवाई शुरू हुई। हर सुनवाई पर तारीख पड़ जाती। कभी जज छुट्टी पर होते, कभी कोई वकील, कभी वकीलों की हड़ताल होती, कभी जज महोदय अन्य मामलों में बिजी होते। राजीव ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था। वह स्मिता को तलाक नहीं देना चाहता था, जबकि तलाक की याचिका में स्मिता ने कहा था कि उसका पति उसका भरण पोषण करने में समर्थ नहीं था। राजीव की आय के प्रमाण पत्र मांगे गए थे। यह सब करते करते 2 से 3 साल और निकल गए। फिर जज बदल गए। नए जज महोदय ने नए सिरे से सुनवाई शुरू की। हर पेशी पर केस की सुनवाई हुए बिना अगली तारीख पड़ जाती। बहुत दिनों बाद एक जज ने खुद
स्मिता और राजीव से व्यक्तिगत तौर पर कुछ प्रश्न किए। उसके बाद अगली तारीख पर फैसला सुनाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि वादी के पास अपने पति से तलाक मांगने का कोई उचित कारण नहीं है। उनके बीच कलह का मात्र एक कारण है कि वादी अपने सास ससुर से अलग रहना चाहती है, लेकिन पति ऐसा नहीं चाहता। वादी ने दूसरा कारण यह बताया कि प्रतिवादी उसका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। वादी का पति एक शिक्षक है और उसकी आय का ब्यौरा अदालत में मौजूद है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह उसका भरण पोषण करने में सक्षम है। वादी के पास प्रतिवादी द्वारा प्रताड़ित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है। वो वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह पति के साथ रहकर अपना पारिवारिक दायित्व निभाते हुए रिश्तों में सामंजस्य बिठाए। मुझे विश्वास है कि दोनों सुख दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट का आदेश सुनकर स्मिता को गश आ गया था। लगभग 5 वर्षों बाद यह फैसला आया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह किधर जाए। उसे कोर्ट के आदेश के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था, उसका गुस्सा राजीव के ऊपर था। वह अगर सहमति दे देता तो उसे आसानी से तलाक मिल जाता। पति पत्नी साथ साथ रिश्तों में तालमेल बिठाकर रहने की कोशिश करेंगे। साथ रहेंगे तो मतभेद अपने आप दूर हो जाएंगे, लेकिन स्मिता ऐसा नहीं सोचती थी। वह अपने पति के घर नहीं गई तो राजीव उसे मनाने आया था। स्मिता, तुम अपनी जिद में हम दोनों का जीवन बर्बाद कर रही हो। उसने कहा था, मेरा जीवन तो तुम बर्बाद कर रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? पता नहीं तुम कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। शादी ब्याह कोई हंसी मजाक नहीं है कि जब चाहा ब्याह कर लिया और जब चाहा तलाक ले लिया। हमारी अदालतें भी इन मामलों को गंभीरता से लेती हैं। वे दाम्पत्य जीवन को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास करती हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें आसानी से तलाक मिल पाएगा। सब कुछ बहुत आसान है। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं आसानी से दूसरा ब्याह कर सकती हूँ। तुम सुंदर हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से दूसरा विवाह कर लोगी। हो सकता है तुम्हें कोई राजकुमार मिल जाए, परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि वह तुम्हें सुख से रखेगा? राजीव ने ताना मारते हुए कहा था, मैं उसे खुश रखूंगी तो वह मुझे सुख से क्यों नहीं रखेगा? यही व्यवहार तुम मेरे साथ भी कर सकती हो। तुम अपनी बेवजह की जिद छोड़ दो तो खुशियाँ पाने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे माँ बाप मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम मुझे छोड़ दो। मैंने शादी.com पर अपना प्रोफाइल डाल रखा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। उसने राजीव से इस तरह कहा जैसे वह अपना अधिकार मांग रही थी, परंतु राजीव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से से बोला, तुम तो शादी कर लोगी, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पड़ोसी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं निभा पाया? किसी गरीब लड़की से शादी कर लो, सुखी रहोगे। स्मिता ने मजाक उड़ाते हुए कहा। राजू निराश लौट गया था अपने ही माँ बाप के घर में। उसे लगने लगा था कि वह पराई हो गई थी। बड़ा अपेक्षित सा जीवन जी रही थी वह अपने सगों के बीच में। धीरे धीरे उसकी समझ में आ रहा था कि एक युवा स्त्री के लिए सही जगह उसकी ससुराल ही होती है, मायका नहीं। यह समझने के बावजूद वह राजीव से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी। इंटरनेट पर आने वाले सुंदर प्रस्ताव उसे लुभा रहे थे। कई लड़कों से वह फ़ोन पर बातें भी कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब उसके हाथ में कुछ पैसा आया तो उसके मसूम्बों को फिर से पंख लग गए। उसने फिर वकील से बात की। वकील साहब, आप किसी तरह मुझे मेरे पति से तलाक दिलवा दो। फिर से अर्जी देनी होगी। इस बार केस में कोई ठोस वजह बतानी पड़ेगी। पहले वाले जज का तबादला हो गया है, अब नए जज आए हैं। कल तुम फीस के पैसे लेकर आ जाओ, परसों अर्जी दाखिल कर देंगे।
अर्जी फिर से कोर्ट में दाखिल हो गई। कोर्ट ने फिर से विचार के लिए 6 महीने का समय दिया। कानून के तहत यह एक निर्धारित प्रक्रिया थी। स्मिता नहीं जानती थी कि कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी खचित है। इस बार भी 3-4 महीने में एक तारीख पड़ती तो उसमें सुनवाई न हो पाती। किसी न किसी कारण फिर से अगली तारीख पड़ जाती। अगली तारीख भी 3-4 महीने बाद की होती। पेशियों की तारीखें लंबी पड़ती थी, लेकिन उम्र के हाशिए छोटे होते जा रहे थे। एक मन कहता छोड़कर वह राजीव के पास चली जाए, लेकिन तत्काल दूसरा मन उसकी इस सोच को दबा देता। क्या वह अपनी हार को स्वीकार कर लेगी? लोग क्या कहेंगे? ससुराल पक्ष के लोग ताने मार मार कर उसका जीना हराम नहीं कर देंगे? क्या वह अपने स्वाभिमान को बचा पाएगी? उसके अंदर का नाग फनफना कर अपना सिर उठा लेता और उसे आगे बढ़ने से रोक लेता। जब भी वह लंबे चलने वाले मुकदमे से हताश और निराश होती तो उसके कदम पीछे हटकर पति से समझौता करने के लिए उकसाते, लेकिन के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठी स्मिता नीचे उतरने से डर जाती। एक बार उसने अपने वकील से मुकदमा वापस लेने की बात की तो उसने कहा, अब इतना आगे आकर पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। वह अपनी सुंदर काया को जलाकर राख किए दे रही थी। 36 की उम्र में वह 45 साल की लगने लगी थी। उसके सपने टूट टूट कर बिखरने लगे थे। सौंदर्य के रंग फीके पड़ने लगे थे। उसके जीवन की बगिया में न तो भंवरों की गुनगुनाहट थी, न तितलियों के रंग। उसके चारों तरफ सोना आसमान पसर गया था और पैरों के नीचे तपता हुआ रेगिस्तान था जिसका कोई और छोर नहीं था। मुकदमा चलता रहा। इस बीच न जाने कितने जज आए और चले गए, लेकिन मुकदमा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। तलाक के प्रति अब उसका मोह भंग हो गया था। कुछ और साल निकल गए। ढाक के वही 3 पात, कहीं कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। जब उसका शरीर सूख गया, आंखों की चमक धूमिल हो गई, सौंदर्य ने साथ छोड़ दिया, बाल चांदी हो गए, तब एक दिन जज ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या अभी भी आप तलाक चाहती हैं? उसकी सुनी आंखें राजीव की तरफ मुड़ गई थी। वह सिर झुकाए बैठा था। उसकी तरफ कभी नहीं देखता था। स्मिता भी नहीं देखती थी। आज पहली बार देखा था। दोनों की आंखें चार होती तो बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। अब तक 10 साल बीत चुके थे और वह अच्छी तरह समझ गई थी कि अब उसके लिए तलाक के कोई माने नहीं थे। वह चुप रही तो उसके वकील ने कहा, हुजूर, हम पहले ही कह चुके हैं कि वादी प्रतिवादी के साथ जीवन नहीं गुजार सकती। स्मिता का मन हुआ था कि वह चीख चीख कर कहे, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उस समय जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया था। वह कुछ नहीं कह पाई थी और तब कोर्ट ने निर्देश दिया, कुछ दिन और साथ रह कर देखो, लेकिन दोनों कभी साथ नहीं रहे। दोनों ही पक्ष इस बात को कोर्ट से छिपा रहे थे। वह इसलिए इस तथ्य को छिपा रही थी कि कोर्ट उसके आदेश की अवहेलना मानकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर दे। राजीव पता नहीं क्यों इस तथ्य को छिपा रहा था। संभवतः वह स्मिता की भावनाओं के कारण इस बात को कोर्ट से छिपा रहा था। सबके अपने अपने थे, अपने अपने कारण थे। कोर्ट की अपनी रफ्तार थी। वह किसी की निजी जिंदगी में प्रभावित नहीं हो रही थी, लेकिन 2 जिंदगियां अदालती कार्यवाही में फंसकर पिस रही थी। सोच सोच कर उसने अपने को जिंदा लाश बना लिया था। एक दिन वकील का उसके पास फ़ोन आया कि अगली पेशी पर कोर्ट का आदेश आएगा। राजीव ने लिख कर दे दिया है कि वह उसको तलाक देना चाहता था। सुनकर स्मिता के दिल में एक बड़ा पहाड़ टूटकर गिर गया। वह अंदर से रो रही थी, परंतु बाहर उसके आंसू सूख गए थे। वह एक सूखी झील के समान थी, जिसमें गहराई तो थी, लेकिन संवेदना और जीवन के जल की एक बूंद भी न थी। राजीव के लिख कर देने के बाद ही शायद वर्तमान जज को यह भान हुआ होगा कि इतने सालों बाद भी अगर पति पत्नी सामंजस्य नहीं बिठा पाए तो उन्हें तलाक दे देना ही बेहतर होगा। अगली पेशी पर वह कोर्ट गई। राजीव भी आया था। वह भी उसकी तरह बूढ़ा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था।
राजीव की आंखों में गहन पीड़ा का भाव था। वह आहत था, लेकिन अपनी पीड़ा किसी को बयान नहीं कर सकता था। वे दोनों विपरीत दिशा में खड़े होकर फैसले का इंतजार करने लगे और आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया था। उसे तलाक मिल गया था, लेकिन वह खुश नहीं थी। 11 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इतने सालों के बाद अब तलाक लेकर उसके मन में किस तरह के जीवन की अभिलाषा बची थी। अब आगे क्या? एक बार फिर से वही प्रश्न उसके सामने था। अंधेरा गिर आया था, चारों तरफ बत्तियां जल गई थी, लेकिन उसके अंदर असीम अंधेरा था। उसका दिल डूब रहा था। उसका सारा सौंदर्य खत्म हो गया था। सौंदर्य के जाते ही उसका घमंड भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। कोई भी तो उसका नहीं था इस दुनिया में। भाई भाभी पहले ही उससे विमुख हो गए थे। पति से तलाक मिल गया, अब उसका कौन था? आधी उम्र बीत जाने के बाद वह किसके सहारे जीवन बिताएगी? दूसरा विवाह कर सकती थी। बुढ़ापे तक लोग एक दूसरे का सहारा ढूंढ लेते हैं। उसका मन बेचैन था और वह भाग कर कहीं चली जाना चाहती थी। आज उसका यह चकनाचूर हो गया था। मन में एक संकल्प लेने के बाद वह एक तय दिशा में चल पड़ी। गली बड़ी सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा था। केवल घरों का प्रकाश खिड़कियों से छनकर गली में आ रहा था। ऐसे में गली में सब कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन स्मिता के मन के अंदर एक अनोखा प्रकाश व्याप्त हो गया था, जिसमें वह सब कुछ साफ साफ देख रही थी। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। घर के अंदर भी सन्नाटा था। उसने धीरे से घंटी दबाई। अंदर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। फिर 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। उसके सामने मुदरनी चेहरा लिए राजीव खड़ा था। मुख अंदर का प्रकाश स्मिता के चेहरे पर पड़ रहा था। वह पहचान गया था, लेकिन तुरंत उसके मुंह से आवाज़ निकली। स्मिता का दिमाग शिथिल था, मन शांत था। दिल में बस एक गुब्बारा था जो बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा था। राजीव, उसने भीगे स्वर में कहा। राजीव कुछ कहना चाहता था, लेकिन स्मिता ने उसे लगभग धकेलते हुए कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ राजीव, कुछ देर बैठना चाहती हूँ। राजीव ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वह अंदर आकर धड़ाम से सोफे पर गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। राजीव दौड़कर एक गिलास पानी ले आया और उसके हाथ में थमा कर बोला, लो पी लो। राजीव ने सिर झुकाकर कहा, सब कुछ खत्म हो गया। वह उठकर सीधी बैठ गई। नहीं राजीव, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जीवन कभी खत्म नहीं होता, आशाएं कभी नहीं मरती। अगर कुछ खत्म हुआ है तो मेरा अज्ञान, मूढ़ता और घमंड। मेरा सौंदर्य भी खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार बढ़ गया है। अब इसका कोई अर्थ नहीं है। राजीव ने मरे स्वर में कहा, क्या हम एक दूसरे के पास वापस नहीं आ सकते? उसने गिड़गिड़ाते स्वर में कहा और उसकी बगल में आकर बैठ गई। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, लेकिन सच मानिए, बहुत पहले ही मेरी समझ में आ गया था कि मैं जो कर रही हूँ सही नहीं था। फिर तभी लौट कर क्यों नहीं आई? राजीव का स्वर थोड़ा खुल गया था। बस अविवेक का पर्दा पूरी तरह से हटा नहीं था। यहाँ की दीवार तड़क गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। परंतु आपने क्यों बयान दे दिया कि आप भी तलाक देना चाहते हो? स्मिता, तुम्हें नहीं पता, अदालतों और वकीलों के चक्कर में न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। पहले मुझे लगता था 2-1 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम तलाक का मुकदमा वापस ले लोगी। परंतु देखा, 11 साल निकल गए, जवानी साथ छोड़ती जा रही है। तब मैंने कोर्ट में अपनी सहमति दे दी, वरना यह कार्रवाई जीवन के अंत तक समाप्त नहीं होती। स्मिता कुछ पल तक उसके चेहरे को देखती बैठी रही, फिर पूछा, तो क्या अदालत का फैसला मानोगे या उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी? राजीव के दिल में एक कसक सी उठी। वह कहरा उठा, मेरे मन में कभी भी तुम्हारे ठुकराने की बात नहीं आई। यह तो तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हो गया था। तभी तो। क्या आपको मन का फैसला मंजूर है? राजीव कुछ नहीं बोला, बस भावपूर्ण आंखों से उसके
मलिन चेहरे पर निगाह गड़ा दी। स्मिता समझ गई और धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया।